Hello, everyone, and welcome to the Daily News Analysis brought to you by LawSeco. And today, again, we will be discussing the important articles and editorials that we have in the Indian Express and the Hindu. तो पहले हम देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आज दोनों ही न्यूज़पेपर्स में, हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत ही अच्छा कंटेंट आज है। मींस एक्चुअली जिसको हम कहें कि जो भी इस टाइम पे इश्यूज चल रहे थे, चाहे इंडिया नेपाल हो, इंडिया चाइना बॉर्डर हो, या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड, चाहे हमारा साउथ चाइना सी, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट को टच करते हुए कि आज के हमारे एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So first we will be discussing about remaining non-aligned is good advice. So this is one of the editorials in the Hindu, and it has been written by Mr. M.K. Narayan, who has been the former National Security Advisor for India. And this actually talks about the India-China issue that is going on right now. Mostly in the context of the border issue. Now, secondly, is the in pandemic crisis bridging the Gulf with West Asia. So कह सकते हैं कि आज का जो हमारा पूरा एडिटोरियल्स, हमारे जो सारे एडिटोरियल्स थे, वो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को ही फोकस में रखते हुए उन्होंने सारे जो है कंपाइल किए गए हैं. सो दिस सेकंड वन, इट टॉक्स अबाउट द रिलेशंस दैट इंडिया हैज विद वेस्ट एशिया. सो वी विल सी दैट इन डिटेल एज टू व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इन दिस editorial. Then third, we'll talk about the pangolin. So pangolin is one of the animals which is highly endangered. अभी बहुत ज़्यादा रिस्क पे है इस टाइम इसकी जो स्पीशी की जो पॉपुलेशन है, और उसके बारे में हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे. And then we'll be talking about why South China Sea matters. So actual में ये भी एक बहुत important article है, keeping in mind the international relations that India has. Now first, when we talk about the India-China border tension, तो एक बार हम पहले से देख लेते हैं. हम ये पहले भी हम पिछले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्चुअल में पूरा इंडिया का जो बॉर्डर है, JNK का इशू, वो हमने डिस्कस किया था. बट एक्चुअली अगर हम इंडिया चाइना की बात करें तो सिर्फ इंडिया की जम्मू कश्मीर का ही रीजन नहीं था. बट एक्चुअली क्योंकि इस कंटेक्स्ट में आज के जो हमारा एडिटोरियल है उसमें ये एरिया ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे. बट अदरवाइज चाइना का इंडिया के साथ कई जगहों पे बॉर्डर इशू जो है वो अराइज होता है. एक हमारा ये पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर का है, देन उत्तराखंड की साइड से भी इशू अराइज होता है, एंड उसके बाद हमारा जो डोकलाम का एरिया है इन सिक्किम, वहां पे भी, और अरुणाचल प्रदेश का एरिया. तो इसको हम पूरा वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न फ्रंट्स में बांट के पढ़ते हैं. तो अभी हमारा जो इशू इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, वो हमारा ये जो वेस्टर्न साइड है, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर का साइड है, वो इम्पोर्टेंट है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जिसका नाम है अक्साई चिन, सो ये एरिया इस वक्त चाइना ने अपने अंडर किया हुआ है. एंड दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन, एज वी कैन सी हियर अलोंग विद द कर्सर, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. जो LAC आजकल बहुत कॉमनली हमें सुनने को मिल रहा है, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो क्या है कि चाइना जो है वो ऑलरेडी यहाँ तक है और इंडिया यहाँ पे है. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो चाइना की मिलिट्री है उन्होंने इंक्लूड कर दिया है बियॉन्ड दिस LAC. तो जिसको भी तक हम एक तरीके से अभी तक का थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल बॉर्डर जिसको हम मानते थे, विच वाज डेफिनेटली इट वाज डिस्प्यूटेड, बट फिर भी ये एक ऐसा एरिया था जहां पे एक डिमार्केशन था. बट अब क्या हुआ है कि काफी हद तक चाइना की जो मिलिट्री है वो इसको क्रॉस करके इंडिया की टेरिटरी में आ चुकी है. And further, this was the area, this is the Sakshigam Valley. ये actually अभी इस time area of concern नहीं है, but still we should know if we're talking about the India-China dispute over the territory. तो ये Sakshigam Valley का area है. ये actually पाकिस्तान ने इसको occupy किया था from 1962 war. जब हमारा हुआ था 1963 में, उन्होंने ये वाली territory इंडिया से हड़प के, इंडिया से लेके जो है चाइना को दे दी थी. Now, what happened was कि यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट रेज हुआ, क्योंकि एक्चुअली में ये जो टेरिटरी थी वो बिलोंग करती थी इंडिया को, बट देन पाकिस्तान ने दी. बट दैट ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर. बट फॉर नाउ, फॉर अस, दिस एरिया जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की साइड का एरिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ अभी हमने पढ़ा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि LAC को क्रॉस करते हुए चाइना जो था वो इंडिया में आ चुका था. सो वी आर सेइंग दैट चाइनीज फोर्सेस क्रॉस्ड डिमार्केटेड, जो अभी तक सो कॉल्ड डिमार्केटेड हमारे पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, उसको उसने 3 मेजर जगहों पे क्रॉस किया है. पहला जो हमारी पेंगोंग लेक है, पेंगोंग सो लेक भी इसको बोलते हैं, सो उसको, जहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, सो जहाँ पे द वेरी फेमस मूवी 3 इडियट्स, उसका लास्ट सीन जहाँ पे शूट हुआ था, दैट वेरी ब्यूटीफुल ब्लू लेक ओवर देयर, सो उसकी जो शूटिंग थी वो इट वाज ऑन द पेंगोंग लेक ओनली. तो वो
तो अभी तक क्या था कि इंडिया के पास उसका 40% हिस्सा था और 60% चाइना के पास ऑलरेडी था। तो लेकिन अब क्या है कि उसके भी आगे, उसके बियॉन्ड भी चाइना मूव कर गया है पेंगोंग त्सो लेक में। एंड देन दूसरा जो हमारा एरिया है वो गलवान वैली का एरिया है, एंड तीसरा जो हमारा एरिया है वो है हॉट स्प्रिंग्स गोरा का एरिया, जहाँ पे हमारा एक बेग ओल्डी रोड करके है, वहां पे एक ही एरिया है। एंड सिक्किम में ये इस वक्त जो है, लेकिन सबसे मेजर एक्चुअली जो इशू है वो अभी हम देखेंगे कि वो गलवान वैली का है। एंड सिक्किम में नाकुला, ला मीन्स अ पास, मीन्स अ पैसेज बिटवीन टू माउंटेन्स। तो ला, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इट सिंपली मीन्स अ पैसेज। तो वहां की जो एक लोकल लैंग्वेज होती है, तो कहीं पे भी आप देखेंगे तो रोहतांग पास जब हम मनाली में कहते हैं, इट इज एक्चुअली अ ला। तो ला का मतलब होता है पास विच इज अ मूव, अ प्लेस through which you can move from one side to another between two mountains. तो अभी जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है वो गलवान वैली का एरिया है। सो इसको अगर हम बहुत डिटेल में ना समझे, बस ये है कि अगर पेंगोंग त्सो लेक और हॉट स्प्रिंग्स का जो एरिया है वो किसी, जिसको हम कह सकते हैं इन द वर्स्ट सिचुएशन ऑल्सो, अगर वो चाइना अपने अंडर ले भी लेता है तो भी इंडिया को कोई इतना स्ट्रेटेजिकल या फिर डिफेंस के साइड से कोई इतना ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। बट नाउ दिस एरिया ऑफ गलवान वैली, इसकी एक यूनिक फीचर ये है कि अगर जहां पे अभी चाइना ने अपना बेस थोड़ा बना लिया है, उस साइड पे अगर वो सेटल हो गया तो गलवान वैली जो है एक ऑलरेडी हाइट पे है। सो नाउ दैट वुड गिव चाइना अ ह्यूज प्रिविलेज, क्योंकि जब भी इट इज लाइक कॉमन सेंस, बेसिक सेंस, कि कोई भी आर्मी या कोई भी मिलिट्री की फोर्स जो भी होगी या कोई भी जो है, अगर वो हाइट पे है, किसी हाइटेड जगह पे वो अगर अपना बेस लगाते हैं, तो डेफिनेटली उनका कवरेज जो है वो दूर तक की चीजों को देख सकते हैं। इनफैक्ट जो उनकी आर्टिलरी है, जो उनकी मिसाइल्स है, या फिर उनकी जो कुछ भी जो अगर वो चीजें यूज करते हैं, अपनी आर्मरी यूज करते हैं, सो उसको वो ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं किसी हाइट से नीचे की जगह पे एम करते हुए। नाउ दिस इज द इशू, बिकॉज गलवान वैली का जो एरिया है ये हाइट पे है, और अगर चाइना इसको लेने में, इसको कैप्चर करने में अगर वो सक्सेसफुल हो गया, सो दिस विल बी ऑफ ह्यूज डिसएडवांटेज टू इंडिया। बट टुडे द कंसर्न फॉर दिस आर्टिकल टुडे, जो ये आर्टिकल बात करता है, वो कहता है कि ऐसे टाइम पे जब इंडिया और चाइना के बीच में इतना कन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने बॉर्डर को लेके, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक्चुअल में ये एक रेजोल्यूशन एक तरीके का देते हैं, एक तरीके का सोल्यूशन यहाँ पे देते हैं। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि बहुत बार इस तरह के रिलेशन, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इशू है, तो आ सकता है कि हार्डली ही ऐसे आता है कि आप इलैबोरेट करें, बट यूजुअली ऐसे आ सकता है कि व्हाट कैन बी द पोटेंशियल स्टेप्स दैट इंडिया कैन टेक और बोथ द कंट्रीज कैन टेक टू रिजॉल्व दिस इशू व्हिच इज ऑनगोइंग सिंस अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसीलिए इस तरह के आर्टिकल्स जो है, इनमें जो ओपिनियंस भी क्या एक्चुअली में बहुत अच्छे सोल्यूशंस भी दिए होते हैं, कीपिंग इन माइंड व्हाटएवर द फैक्ट्स एंड व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस आर प्रिवेलिंग ऑल अराउंड। तो ये बोल रहे हैं कि आफ्टर मिलिट्री कमांडर लेवल मीटिंग, तो अभी तक क्या हुआ था कि मिलिट्री कमांडर जो थे दोनों ही कंट्रीज के, उनकी लेवल की मीटिंग हुई थी, बट उसमें पार्शियल डिसएंगेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कहा है कि वी विल गेट इनटू टॉक्स, बट फिर भी कोई एक अच्छा रिजल्ट, जो एक जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हमें कंक्रीट रिजल्ट कह सकते हैं, वो निकल के अभी तक नहीं आया था। और चाइना वो इंसिस्ट कर रहा है कि इंडिया को जो अपना रोड का कंस्ट्रक्शन है वो रोकना होगा ना। व्हाट रोड कंस्ट्रक्शन आर वी टॉकिंग अबाउट? तो अभी क्या हुआ था कि ये जो हमारी एलएसी थी, इसके आसपास इंडिया अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे एक रोड बिल्ड कर रहा था, जिसको कहा जा रहा है कि चाइना एक थ्रेट की तरह ले रहा था कि इंडिया अपनी जब सिक्योरिटी को, बॉर्डर सिक्योरिटी को इतना टाइटन अप कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो ऐसे में चाइना को भी कोई स्टेप लेना चाहिए इंडिया को हिंडर करने के लिए, या फिर एटलीस्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए अब चाइना ने कहा है कि इंडिया जो इस रोड को बिल्ड कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको ये कंस्ट्रक्शन रोकनी होगी, एंड देन ओनली वील गेट टू फर्दर टॉक्स। Now, both the countries, as we already discussed, they have been strengthening their border infrastructure in the recent years, and now we need to understand critically as to what are the reasons, क्या क्या reasons हो सकते हैं कि ये tension actual में आई, because India China का जो border issue है वो आज का नहीं है, it has been like years, since a lot of years it has been prevailing, but अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चाइना इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, and that वो भी इतने ज्यादा अपने आर्मी मैन के साथ में, so the number is actually significant। तो पहला ही कह रहा है कि चाइनाज एक्ट इज अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट ड्रॉन अप इन वुहान एंड ममल्लापुरम समिट्स। तो अभी हमें पता है कि रिसेंटली अभी ममल्लापुरम में, तमिलनाडु में एक इनफॉर्मल समिट हुई थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और जो जी जिनपिंग है, जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उनके बीच में। तो उससे पहले वुहान में हुई थी। तो
now this actually what happened was this was considered to be as a positive step that would strengthen the relationship between China and India together. But to the contrary, whatever we can say, whatever was thought to have to actually happen in the future, the contrary of that is happening, because China's act, because definitely अगर आप informal summit कर रहे हैं, so it means कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, getting into dialogue, it means कि आप कुछ एक peaceful relation maintain करना चाहते हैं. But China के इस step ने बिल्कुल contrary situation को prove किया है. नाउ अब जो ऑथर ने यहाँ पे बात बोली है, बहुत अच्छी ये बात बोली है कि अभी हमें पता होना चाहिए कि एक ना नॉन अलाइंड मूवमेंट था, विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज द नैम. तो 1961 में बेलग्रेड इज अ प्लेस इन सर्बिया, रशिया, तो वहां पे ये साइन किया गया था नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुई थी, तो वर्ल्ड दो मेजर ब्लॉक्स में बढ़ गया था. एक साइड पे था यूएसए और दूसरी साइड पे था यूएसएसआर, यानी कि उस टाइम पे जो हमारा सोवियत रशिया का जो होता था, वो पूरा रशिया का जो साइड होता था. तो कई सारी कंट्रीज तो ऐसी थी जिन्होंने अपना प्रेफरेंस चुन लिया था कि कुछ वो या तो यूएस के साथ थी और कुछ कंट्रीज जो थी वो यूएसएसआर के साथ थी. बट देयर वर अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जिन्होंने अपना कोई भी साइड का अलाइनमेंट नहीं रखा. सो दैट्स द नेम, नॉन अलाइन, कि अलाइनमेंट उनका किसी भी एक साइड पे नहीं था, एंड दे हैड देयर इंडिपेंडेंट स्टैंड, और वो उसी को सपोर्ट करते थे. एंड किसी भी एक को, यूएस को या रशिया, दोनों में से किसी को भी, एज एन यूएसएसआर, दोनों में से किसी के भी तरफ उनका इंक्लाइनेशन या अलाइनमेंट नहीं था. एंड इंडिया has been a member of the non-aligned movement since the very beginning. अब ये कह रहे हैं ऑथर कि वैसे तो हम ये प्रोफेस करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम नॉन अलाइंड हैं क्योंकि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी एक पार्ट है. एंड यस, इट शुड बी नोटेड दैट नॉन अलाइंड मूवमेंट यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बिगेस्ट एसोसिएशन है नेशंस का. इसमें 120 नेशंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं. सो इट इज लाइक 193 नेशंस आर इन द यूनाइटेड नेशंस, आई एम सॉरी, एंड उसके बाद 120 नेशंस जो हैं वो पार्ट है नॉन अलाइंड मूवमेंट का. तो ये कह रहे हैं ऑथर कि वैसे तो इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा है, सो नैम का पार्ट है, तो आइडियली होना क्या चाहिए कि इंडिया का किसी भी तरफ कोई भी पर्टिकुलर एक इंक्लाइनेशन नहीं दिखना चाहिए. बट अभी रिसेंट ईयर्स में क्या देखने मिला है कि in some or the other way, India is seeming to get inclined towards the United States of America. अब इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक स्टैंस भी दिया है, एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि अभी रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये अनाउंस किया था, एक काइंड ऑफ एक इनविटेशन था कि जो हमारा G7 होता है, हमारा जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, जो इकोनॉमिक पावर्स जो होती थी वो एक साथ थी, तो उसको हमें बढ़ा के अब G11 कर देना चाहिए, एज इन 4 और नेशंस को उसमें ऐड कर देना चाहिए, जिसमें से एक उन्होंने कहा था इंडिया को भी. तो अभी G7 में करेंटली इंडिया एक मेंबर नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया को इसका मेंबर बनना चाहिए एंड वी शुड बिकम फ्रॉम G7 टू G11. सो एक और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना को इसका मेंबर, एज इन की उन्होंने जो उनकी हिंट्स थी, जो उनका स्टैंस था, उससे चाइना को उन्होंने कोई भी इस तरह का इन्विटेशन नहीं दिया. तो ये भी एक ऑलरेडी एक जिसको कह सकते हैं इशू माना जा सकता है, एक फेवरिज्म देखने को मिला, क्योंकि यूएसए ने इंडिया को फेवरिज्म दिया, लेकिन ऑब्वियसली चाइना और यूएस का भी बहुत टाइम से ट्रेड वॉर चल रहा है, तो दे आर नॉट शेयरिंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप ग्लोबली एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी. दूसरा जो हमारा क्वाड है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल क्वाड बोलते हैं, ये एक्चुअल में एक 4 नेशंस के बीच में ये एक कोऑपरेशन का एक, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, जिनमें से कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. सो यहाँ पे फिर से देखने को मिलता है कि इंडिया एक तरीके से इंक्लाइनेशन या फिर एसोसिएशन फॉर्म कर रहा है एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में. तो ये जो एसोसिएशन है इंडिया का, वो एक तरीके से इंक्लाइनेशन को दर्शा रहा है, जो शायद इंडिया का है भी या नहीं, बट चाइना की नजर में अगर आप देखें तो वो जरूर लगेगा. नाउ इसलिए चाइना जो है वो खुश नहीं है और वो चाहता है कि इंडिया को स्ट्रांगली ये बात पता हो कि एटलीस्ट अगर वो चाइना को भी इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो किसी और को भी सपोर्ट नहीं कर सकता. सो दैट इज द एक्चुअली व्हाट इज इन चाइनाज हेड राइट नाउ. तो अभी हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो अभी हमने आर्टिकल 370 को भी अभी डिसॉल्व कर दिया था, तो उसके बाद जो चाइना का सीपीसी था, विच वाज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस, तो उसको भी हैम्पर होने को का चांस है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरिया से होके जाता है. एंड नाउ सिंस इंडिया हैज टेकन ओवर द एंटायर क्लेम ओवर जम्मू एंड कश्मीर, सो ये भी हो सकता है कि चाइना का और पाकिस्तान का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी स्टेक पे आ जाए. और अभी रिसेंटली जो इंडिया है उसने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी, वो भी ऑब्वियसली चाइना को अच्छा नहीं लगा. नाउ
जो ऑथर है वो यहाँ पे कहते हैं कि इस टाइम पे इट इज एडवाइजेबल फॉर इंडिया टू रिमेन ट्रूली नॉन अलाइंड एंड नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनी कोalition दैट हार्म्स इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, बिकॉज वे कहते हैं कि हमें बोलना नहीं चाहिए कि देयर हैज बीन ऑलरेडी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच वाज वेरी बैड इन द एंटायर सिनेरियो। तो इस टाइम पे इंडिया को कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए, चाहे जानबूझ के इंटेंडेड और अनइंटेंडेड, जिससे चाइना का जो, जिसको हम कह सकते हैं एग्रावेशन है, वो एस्केलेशन हो, उसमें वो बढ़ोतरी हो। जो भी चाइना का इस टाइम पे, जिसको हम जो भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका जो गुस्सा है या जो भी उसका एक तरीके से एक जो भी उसका एक सोच है इस टाइम इंडिया की तरफ, वो किसी भी तरीके से नेगेटिव तरफ और ड्राइव नहीं होनी चाहिए। इसलिए इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई भी इंक्लाइनेशन किसी भी ऐसी कंट्री की तरफ ना दिखाए और इसको पीसफुली और पूरा डिप्लोमेटिकली हैंडल करे। So this was all about the India-China border issue and discussing about the reasons why China could have done this and why it would be doing this and what India now can do to resolve this issue. Now, moving towards very important issue that we have another issue in the Indian Express today, that why the South China Sea matters. Now, to understand all of this, firstly we need to understand few other things. सबसे पहले इसमें आसियान का जिक्र है. So what actually ASEAN is? It is the Association of Southeast Asian Nations. So ये है हमारे आसियान. इसके 10 members हैं which we need to learn. So ये हमें याद होना चाहिए कि आसियान के कितने members हैं, कौन कौन से members हैं और क्या इंडिया उसका member है या नहीं. तो जैसा नेम है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन, तो जोग्राफिकली अगर हम देखें तो डेफिनेटली एशियन होनी चाहिए कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी क्या है, ये सारी हमारी जोग्राफिकल जिसको हम कह सकते हैं रिलेशंस पे बेस्ड होती हैं, जोग्राफिकल पोजीशंस पे बेस्ड होती हैं इस तरह की जो एसोसिएशंस होती हैं. सो इसके 10 मेंबर्स हैं. कौन कौन सी? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, फिलीपींस, वियतनाम एंड लाओस. So these 10 ये हमें by heart याद होने चाहिए, because many a times a prelims question can be asked from this कि कौन कौन सी countries, identify the countries, the following countries which are not the part of ASEAN or which are the part of ASEAN, and you should also clearly remember that India is not a part of ASEAN. So definitely because India जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के जोग्राफिकल साइड पे नहीं पड़ता है. सो इंडिया एक्चुअली कह सकते हैं एकदम बीच में पड़ता है. तो मिडिल ईस्ट और मतलब जो हमारा वेस्टर्न एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ही हमारा ऑलमोस्ट इंडिया फॉल करता है. सो दिस फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय आसियान. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करता है कि साउथ चाइना सी इज इफेक्टिवली मिलिटराइज्ड बट चाइना बीइंग अ मेजर पावर कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय आसियान. सो नाउ अगर जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें आसियान के बारे में भी पता होगा. अब हम देख लेते हैं कि साउथ चाइना सी एक्चुअली है कहाँ और क्या है. नाउ अगर ब्रॉडली देखें तो ये अब हम समझ सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से ये इंडिया वाला पार्ट है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, यहाँ से हम आ जाएंगे बांग्लादेश है, ये म्यांमार आ गया और ये सारा पूरा हमारा साउथ ईस्ट एशिया आ गया. तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे एक्चुअली वियतनाम का फ्लैग लगाया हुआ है इन्होंने, तो ये वाला जो पूरा रीजन है दिस इज कॉल्ड एज द साउथ चाइना सी. नाउ दिस इन एंटायरिटी इज चाइना. ये पूरा जो एरिया है ये चाइना है और ये जो है पूरा ये साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, बट दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ. हमारे लिए ये जो एरिया है ये है साउथ चाइना सी. नाउ we have already understood where the South China Sea is. We now know that what and where is the ASEAN and actually में है क्या. अब ये कह रहा है कि जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक यानी कि जो इंडिया और पैसिफिक जो रीजन है, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो कॉमन जो रीजन फॉल करता है दैट इज कॉल्ड एज द इंडो पैसिफिक. सो इंडो पैसिफिक हैज प्रॉस्पर्ड अंडर द अमेरिकन हेजेमनी फॉर पास्ट 40 years. सो एक्चुअल में ये क्या है, ये कह रहा है कि जो यहाँ पे इस एरिया में जो ट्रेड है ये वाला जो अभी ये अभी हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, जो ये आपको डैश जो दिख रहे हैं विच इज एक्चुअली द 9 डैश लाइन, ये भी इससे इसको भी कंसिडर ना करें. बट उसके अलावा जो भी इस एरिया में ट्रेड है, साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रेड है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है. नाउ सोचना चाहिए हमें कि अमेरिका जो खुद वो तो इस ओशन में भी फॉल नहीं करता, ना तो वो पैसिफिक में है ना ही वो इंडियन ओशन में है, इट इज इन द अटलांटिक ओशन. ऊपर से वो वेस्ट में है, ये साउथ ईस्ट एशिया है. तो उसका क्या यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकता है, उसका क्या इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकता है. सो
व्हाट इज द मैटर इज दैट ये जो सारी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके साथ बहुत ज्यादा ट्रेड जो रिलेशन है वो अमेरिका का है. सो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट, आई मीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड यहाँ से अमेरिका करता है इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से. सो इसलिए क्योंकि उसका बहुत सारा ट्रेड का ट्रांजैक्शन इस एरिया से है, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उसके लिए बहुत ज्यादा है, यूएस के लिए बहुत ज्यादा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की. अब क्योंकि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए कि यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे. क्योंकि डेफिनेटली अगर यहाँ पे पायरेसी स्टार्ट हो जाएगी, अगर कुछ भी यहाँ पे एम्बार्गोस लगने लग जाएंगे, कोई भी इस तरीके का कुछ भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा ट्रेड पे या रूट पे, सी रूट पे, तो डेफिनेटली इट विल हैम्पर द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. सो फॉर दैट पर्पस United States has been maintaining since last 40 years what we can say a very strong eye on the peace and security in this region. So that because it holds a very significant role in the economy of United States of America. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हमेशा से अपना मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहे, यहाँ पे अच्छा एक कोलैबोरेशन रखा सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए. तो ये कह रहे हैं कि अभी तक क्या होता था कि अमेरिका की हेजीमनी, एक तरीके से अमेरिका का डोमिनेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता था, क्योंकि अमेरिका अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे काफी ज्यादा पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता था और वहां पे अपना मिलिट्री एक्सरसाइजेस और मिलिट्री डोमिनेंस बना के रखता था. बट अभी क्या हुआ है, चाइना यूनिलेटरली, यानी कि यूनिलेटरली का मतलब अपने खुद से, मतलब ये किसी के कंसेंसस से या किसी की परमिशन लेके चाइना ने ऐसा नहीं किया, अपने खुद के कॉल पे उसने ऐसा किया है. उन्होंने क्या किया, एक 9 डैश लाइन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस. तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 9 डैश लाइन जो है उन्होंने 2009 में इंट्रोड्यूस करी, डिक्लेयरिंग साउथ चाइना सी एज इट्स ओन टेरिटोरियल वाटर्स. नाउ for this what we need to understand is कि 9 dash line एक्चुअल में क्या है और टेरिटोरियल वाटर्स किसको हम कहते हैं. तो पहले हम समझ लेते हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स हम किसको कहते हैं. अब किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको सिर्फ ब्रेक करके पढ़ना चाहिए एंड इट बिकम्स इजी एज मैजिक. सो टेरिटोरियल वाटर्स वी ऑल नो व्हाट वाटर इज. अब ये कोई ड्रिंकिंग वाटर की बात तो होगी नहीं, ये डेफिनेटली आपकी जो आसपास सराउंडिंग वाटर बॉडी है, कोई भी सी है, कोई भी ओशन है, उसका. रिवर्स एक्चुअली इनलैंड रहती है तो उनका कोई ऐसा उसमें कोई टेरिटोरियल क्वेश्चन उठता नहीं है. मतलब स्टेट्स के आपस में डिस्प्यूट होता है बट ऐसे कोई कंट्रीज के बीच में रेयरली होता है. जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया बांग्लादेश का है, बट दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर, वो टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आएगा. तो कोई भी आपके टेरिटरी, जो आपकी कंट्री की लैंड है, कंट्री की जो टेरिटरी है, वो कितने पानी से, किस पानी से वो सराउंडेड रहती है, वो उसका टेरिटोरियल वाटर कहलाता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के लिए इसका टेरिटोरियल वाटर क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि on the west side Arabian Sea, on the east we have the Bay of Bengal and on the southern side we have the Indian Ocean. तो ये सारा एरिया क्या है, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है. सिमिलरली अगर हम अब ये फिगर दोबारा देखें तो यहाँ पे सबसे कॉमन वाटर बॉडी कौन सी है, इट इज द साउथ चाइना सी. सो लेकिन what needs to be kept in mind कि सिर्फ चाइना उससे अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है उस वाटर से. ये सारी कंट्रीज जो है, अगर हम ऐसे वियतनाम की बात करें, मलेशिया की बात करें, ब्रूनी, फिलीपींस और ये वाले भी सारे नेशन जो हमारे, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ये सारे नेशंस जो हैं वो फॉल करते हैं, जिनको हम लिटरल एक्चुअली नेशंस कह सकते हैं. लिटरल मतलब उनका किनारा जो है वो इस पानी पे पड़ता है. तो जो हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है ये सारा टेरिटोरियल वाटर है, बट उसमें भी बहुत सारे सेक्शंस बांटे हुए हैं फॉर मेंटेनिंग दी, फॉर इंश्योरिंग कि सारे जो नेशंस होते हैं, अगर वो कॉमन उनके बीच में कोई टेरिटोरियल वाटर होता है, कोई ऐसा वाटर बॉडी उनके बीच में कॉमन होती है, तो उनको इक्वल एक्सेस मिले उसको एक्सप्लॉइट करने का और उसके रिसोर्सेज को यूज करने का. तो यहाँ तक ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज के डिस्कशन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स, तो एक्चुअली पानी में जो नापने का तरीका होता है, जैसे नॉर्मली हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में बांटते हैं, नापते हैं, ऐसे ही पानी में वो नॉटिकल माइल्स उसकी जो है वो यूनिट होती है. सो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो उसका टेरिटोरियल सी होता है, यहाँ पे उसका पूरा पूरा राइट होता है हर कुछ करने का. उसके बाद यहां से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको EEZ भी बोलते हैं, EEZ और EEZ एज यू प्रेफर. सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि वो एक ऐसा एरिया होता है उस पानी का जिसको इकोनॉमिकली, जिसे देखिए नाम बोल रहा है एक्सक्लूसिव है, इकोनॉमिक है. तो ऐसा एरिया उस पानी का जहां पे इस कंट्री का, जिस भी कंट्री की ये EEZ है,
तो उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है इस एरिया को इकोनॉमिक पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट करने का। अब कमर्शियल पर्पस या इकोनॉमिक पर्पस क्या हो सकता है, जैसे कि फिशिंग हो सकता है, बहुत सारा किसी किसी जगह पे बहुत रिच जो है हमें फौना मिलता है वो हो सकता है। दूसरा हमारा किसी भी तरह की एनर्जी है, नेचुरल गैस है या कोई भी हमारी शेल गैस, कुछ भी तरह की कोई हमारी नेचुरल एनर्जी है वो है। तो कुछ भी इकोनॉमिक अगर आपके यहाँ से या कोई कमर्शियल बेनिफिट आपको मिलेगा तो ये जो जोन है 200 नॉटिकल माइल्स की वो आपकी इस टेरिटरी की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगी। यहाँ पे कोई और कंट्री इंक्लूड नहीं कर सकता और यहाँ पे ये आपका ही एक्सक्लूसिव जोन है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के लिए। बाकी और चीजें भी हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड हाई सी, विच इज नॉट रिलेवेंट फॉर नाउ। अब हुआ क्या है, यहां से हम समझ गए अब अमेरिकन हेजीमनी क्यों थी, अब हम समझ गए हैं कि टेरिटोरियल वाटर हम किसको कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ आसियान। नाउ फाइनली वी नीड टू अंडरस्टैंड द 9 डैश लाइन व्हिच विल पुट दिस एंटायर कांसेप्ट इनटू वन बॉक्स। तो अभी रिसेंटली 2009 में, रिसेंटली नॉट इनफ रिसेंटली बट इन 2009 अमेरिका ने साउथ चाइना सी में एक ये लाइन ड्रॉ करी। अब ऐसे नहीं समझना है कि उन्होंने जाके कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, बट इट इज ऑब्वियसली एन इमेजिनरी लाइन, बट इसका क्लेम उन्होंने मांगा है तो ऑल टुगेदर इसको हम इसलिए लाइन बोलते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज कॉल्ड एज द 9 डैश लाइन। तो इसमें 9 डैश है। अगर अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा एरिया है, ये वाला डैश के अंदर का जो पूरा एरिया है, ये चाइना क्लेम करता है कि ये उसका एरिया है। Yes, now it sounds very ironical because अभी हमने रिसेंटली पढ़ा हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। ये आप देखिए जो कलर्स हैं ये इनके जो इकोनॉमिक EEZ है ये उसके बारे में है। लाइक दिस पर्पल वन, इट इज द EEZ ऑफ फिलीपींस। This the magenta one, the purple one is the EEZ of Vietnam, then the green one for Malaysia, orange one for Brunei, and this red one is the 9 dash line. तो अगर आप देखें जो चाइना ने क्लेम किया है, it is actually covering the exclusive economic zones. It is asking the claim over the EEZs of all these nations. So what do you think? Is it the right thing to do? इसका भी exclusive economic zone इसमें जाएगा, इसका भी और ब्रूनी का भी, so सबका जाएगा। सो डेफिनेटली ये जो सारी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे जो इसकी साउथ चाइना सी की नेबरिंग कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट उनको ये बात नहीं अच्छी लगी एंड दे आर नॉट अग्रीइंग टू दिस 9 डैश लाइन। अब चाइना का इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि भाई डेफिनेटली ये साउथ चाइना सी जो है इट इज बिलीव कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी के रिसोर्सेज हैं और चाइना खुद बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है लाइक इंडिया ऑन वेस्ट एशिया फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो अगर उसको यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपीडाइट करने का मौका मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा अपनी एनर्जी के लिए और उसको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए उसने 9 डैश लाइन जो है वो बनाई है। अब उन्होंने बोला कि 9 डैश लाइन उन्होंने बनाई है और यहाँ पे इसलिए जो बहुत ही क्राइसिस टाइम पे क्रिएट हुआ है। अब क्या रिसेंटली हो रहा है कि चाइना वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए नाउ अब चाइना को क्या दिखाना है कि भाई मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रांग हूँ इस पूरे एरिया में और मेरा ही यहाँ पे सत्ता चलती है, जिसको हम कहेंगे अब अमेरिकन हेजीमनी नहीं। वी ऑलरेडी नाउ नो कि चाइना का अमेरिका के साथ इस टाइम पे रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसको ऑब्वियसली अमेरिकन हेजीमनी तो वैसे भी पसंद नहीं आ रही होगी। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि वो अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर रहा है और ये जो 2 आइलैंड्स है दीज शुड बी केप्ट इन माइंड, वन इज द पैरासल आइलैंड्स एंड वन इज द स्प्रैटले आइलैंड्स। तो ये जो 2 आइलैंड्स हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि इनको दोनों को क्लेम करता है वियतनाम। जो पैरासल जो है उसको क्लेम करता है वियतनाम, तो लेकिन चाइना कहता है कि वो उसके अंडर आएगा। तो क्योंकि अगर पैरासल आइलैंड चाइना के अंडर आ जाएगा तो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि अभी तो वो यहाँ से काउंट होगा और पैरासल भी अगर चाइना के अंडर आ जाएगा तो वो यहाँ से काउंट होगा। तो ये भी है। तो चाइना अब क्या है अपनी मिलिट्री डोमिनेंस दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मेन पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर इज कि उससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए भी या नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए और सीवियरली होनी चाहिए बिकॉज चाइना का डोमिनेंस अगर यहाँ पे बन जाता है तो इंडिया के जो रिलेशंस है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में, चाहे आप उनके नॉर्मली जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है उसको ध्यान रखें या फिर जो हमारे ह्यूज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है उनको ध्यान रखें, तो अगर चाइना का यहाँ पे एक डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है तो उसके लिए आसान होगा, चाइना के लिए आसान होगा यहाँ वाली कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो, which can be very detrimental to Indian economy and also Indian security. Furthermore, China
इसकी वजह से अभी क्या है कि चाइना यहाँ तक लिमिटेड रह जाता है और इंडिया जो है वो इस साइड आता है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो चाइना जो है वो यहाँ तक लिमिटेड रह जाता है और इंडिया जो है वो यहाँ पे है। और क्योंकि इंडिया के पास अपने खुद के यहाँ पे जो अपना आइलैंड्स है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, उसकी वजह से इंडिया का डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज्यादा है। बट अगर आप सोचिए कि चाइना खुद यहाँ तक आ गया तो इट इज ऑलरेडी इन वेरी क्लोज एफिनिटी विद इंडिया व्हिच कैन बी अ डेंजरस थिंग फॉर इंडिया। क्योंकि अभी तक क्या है कि इंडिया की यहाँ पे डोमिनेंस है, चाइना बहुत दूर है, तो चाहकर भी चाइना यहाँ पे कोई भी नेवल अटैक्स इजीली नहीं कर सकता। बट अगर चाइना का इन्फ्लुएंस और चाइना की नेवी और मिलिट्री यहाँ तक आ जाती है इस एरिया तक, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रूट, तो चाइना का इस पे भी कंट्रोल होगा। तो अगर इंडिया को कुछ भी यहाँ से मूव करना है तो भी उसको चाइना का परमिशन हो सकता है, अगर क्राइसिस का टाइम हो लेना पड़े और चाइना उसे ग्रांट ना भी करे। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं बहुत नैरो पैसेज है और इंडिया को कुछ भी पास ऑन करने के लिए इस रूट से ही मूव करना पड़ता है इधर साइड वाली कंट्रीज पे आने के लिए। तो अगर चाइना का यहाँ डोमिनेंस होगा तो बट ऑब्वियस यहाँ पे भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे भी उसका डोमिनेंस होगा और डेफिनेटली इंडियन ओशन रीजन में भी एक इंडिया के लिए चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। तो बस इन्होंने यही बोला है और ऑथर ये कहते हैं कि जो रियल चॉइस है वो यूएस और चाइना के बीच में नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि यूएस को वहां पे हेजेमनी क्रिएट करनी चाहिए या चाइना को हेजेमनी क्रिएट करनी चाहिए, बट द रियल इशू हियर इज कि ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं कंकरेंस बना रहना चाहिए, कि जो पूरा एरिया है साउथ चाइना सी का जो पूरा एरिया है वो ग्लोबली ओपन रहना चाहिए सबके लिए इक्वल। सो दैट इज द स्टैंस। Now, simply this article, the next one talks about the India and the Arab countries, which is also the West Asia. तो उन्होंने बोला है कि अभी रिसेंटली क्योंकि क्या हुआ है कि वहाँ पे भी जो पैंडेमिक है उसने हिट किया है कोविड-19 ने, तो वहाँ पे सबसे ब्रेव सिचुएशन क्या आई है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत लॉस हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से वहां पे जाके वो एम्प्लॉयड थे और अब क्योंकि वहां की बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारे जो सर्विसेज सेक्टर है जैसे कि हमारा हॉस्पिटैलिटी है और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो शट डाउन हो रहे हैं, तो लोगों को अपने घर वापस आना पड़ रहा है। जिसका भी उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है दैट मोर देन 1 लाख ऑफ इंडियंस हैव बीन ब्रॉट बैक फ्रॉम 60 कंट्रीज इन दी मेजॉरिटी इन दी वेस्ट एशिया। तो यहाँ से ये आए हैं। अब अगर हम देख लें कि इंडिया के लिए ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वेस्ट एशिया का नाम सुनते ही हमें अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के बारे में ध्यान आता है, क्योंकि हम जो है इंडिया, वी आर अनफॉर्चुनेटली नॉट सेल्फ सफिशिएंट ड्यू टू ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आल्सो, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन द एनर्जी एनर्जी रिसोर्सेज लाइक द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो उसके लिए हमें ऑलमोस्ट 60 to 70% और वी कैन आल्सो से टू 80% तक हमें अपना इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें से एक मेजर हिस्सा जिसको हम 60% जो है वेस्टर्न कंट्रीज से ही आता है। तो ये बोल रहे हैं कि वहां पे एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा हमारे मोर देन 3.4 मिलियन इंडियंस आर देयर, वहां पे एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 56% ऑफ इंडियाज एनुअल रेमिटेंसेस। रेमिटेंस मतलब इंडिया को टैक्स, इंडिया को जो इनकम मिलती है तो उसमें से 56% जो है वो यहाँ से इन 3.4 मिलियन लोगों से आता है जो टैक्स पे करते हैं यूएई में जॉब करके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जॉब करके इंडिया में टैक्स भेजते हैं। तो अब इन्होंने ये कहा है कि जो अभी हमने कहा भी कि दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया में भी हमारा फिक्की है जिसको FICCI कहते हैं, इट इज सिमिलर टू दिस। तो उन्होंने कहा है कि इस पैंडेमिक के बाद देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अबाउट 70% ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन दुबई में नॉट सर्वाइव एंड दे मे कोलैप्स। तो डेफिनेटली जो उनके अंडर एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे वो भी अपना जॉब लॉस हो जाएगा उनका भी। तो अभी क्या है, इसलिए उन्होंने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे इंडिया इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग जो अभी तक वहां पे बहुत हैप्पीली एम्प्लॉयड थे वहां पे अपनी एम्प्लॉयमेंट लूज करके वो इंडिया वापस आए, जैसे आ भी रहे हैं। और इस डायरेक्शन में भी इंडिया ने एक स्टेप लिया भी है। सो उन्होंने ये कि गवर्नमेंट एक पोर्टल है स्वदेश के नाम से इसको लॉन्च किया है, विच इज एक्चुअली दी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं, स्किल्ड हो चाहे सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड वर्कर्स हो, जो भी मोस्टली इसमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो भी इन वेस्ट एशियन कंट्रीज से जो रिटर्न होके अभी इंडिया आ रहे हैं, तो उसी टाइम पे एट द वेरी टाइम ऑफ देयर रिटर्न उनकी पूरी इंफॉर्मेशन का पूरा एक डेटाबेस तैयार हो रहा है एक पोर्टल पे जिस स्वदेश। तो जिससे क्या होगा कि इसका एक्सेस बहुत सारी दूसरी कंट्रीज को रहेगा कि ताकि जब पैंडेमिक ओवर हो जाए तो उनके पास ये डेटाबेस रहे और वो तुरंत इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस बुला सकते हैं। तो एक तरीके से ये इंडिया में आकर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खो नहीं जाए और उनका एक ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉपर कंक्रीट डेटाबेस तैयार हो, उसके लिए हमारी ये पोर्टल है स्वदेश। बट इन दिस रिगार्ड इंडिया ऑल्सो नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे इस रेमिटेंस को ये टैक्स कम हो जाएगा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट
इतने सारे लोग, इतने सारे, आप इमेजिन करिए अगर इस सारे लोग लौट के इंडिया आ गए तो अभी इंडिया में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट जो है वो 4% से भी नीचे जा रही है। इतना कम जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो इतना कभी भी इतना खराब नहीं था जितना इस टाइम पे इंडिया को फेस करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे टाइम पे और भी ऐसी हमारी वर्कमैनशिप आ जाती है जो, और वो भी एक हिस्सा बन जाए उस अनएम्प्लॉयड फोर्स का, तो उसका कितना ज्यादा बर्डन होगा इंडिया की इकोनॉमी पे, दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. So in the end, we'll finally discuss about the pangolin. So pangolin simply एक एनिमल है जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो रिसर्चेस हुई है उसमें ये क्लेम किया गया है कि हो सकता है कि पेंगुलिन के थ्रू, जो पेंगुलिन बैट्स में पेंगुलिन के थ्रू और बैट्स में पेंगुलिन में और पेंगुलिन से ह्यूमंस में ये जो कोविड-19 है वो ट्रांसमिट हुआ हो. तो पेंगुलिन जो एक स्मॉल एनिमल होता है, आप इसको देख सकते हैं, तो बहुत स्केली होता है, इसपे स्केल्स होते हैं इसके पूरे बॉडी पे. तो पेंगुलिन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल. तो सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग जो है वो पेंगुलिन की होती है. लेकिन क्यों? दिस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड कि उसके मीट के लिए और उसके स्केल्स के लिए. तो कहते हैं कि इसकी स्केल्स जो होते हैं उसकी काफी मेडिसिनल वैल्यू होती है, मेडिसिनल पर्पस होता है उनका काफी ज्यादा, और मीट जो है बहुत न्यूट्रिशियस होता है और इसको एक तरीके का बहुत लैविश मीट माना जाता है चाइना में भी. बट अभी रिसेंटली चाइना ने इसकी कंजम्पशन को बैन कर दिया था, कीपिंग इन माइंड द कोविड-19 स्प्रेड. तो ये इन्वायरमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 out of 8 स्पीशीज, इसकी 8 टोटल स्पीशीज होती है जिनमें से 2 इंडिया की 15 स्टेट्स में पाई जाती हैं. एंड रिसेंटली इन 2017 अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज व्हिच इज आल्सो जनरली नोन एज साइट्स, उन्होंने बोला है कि एक ग्लोबल बैन उन्होंने लगाया है ऑन द पेंगुलिन ट्रेड. तो दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. पेंगुलिन जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसका स्टेटस इट इज वल्नरेबल, और इस टाइम पे इसको ट्रैफिकिंग के लिए इसको बैन किया गया है ताकि इसका किसी भी तरीके का ट्रैफिकिंग ना हो सके. So now finally this is the question for your day. When and where was the non-aligned treaty signed? Option 1, Belarus 1961, 2, Belgrade 1961, third, Berlin 1962, or fourth, Burkina Faso 1967. So take your time and answer this question. We hope that it was an informative session for you. Keep tuned with Lossy. Thank you.